हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में। तो आज हम बात करने वाले हैं एचएमपी पाथवे या एचएमपी शंट के बारे में। तो अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस ये सारे पाथवेज कवर करे हैं। मेजरली हमने ये बात करी है कि किस तरीके से ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है, राइट। सो एक और पाथवे हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, दैट इज एचएमपी पाथवे। एंड इसके बाद सारे पाथवेज हमारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की एंड डायबिटीज मेलाइटस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का फोकस सिर्फ एचएमपी पाथवे पे, और इसके भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स बना करके रखे हैं। रिएक्शंस पहले से मैंने लिखी हुई हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो और हम टॉपिक को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकें। अदरवाइज बाकी सब में हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं एचएमपी पाथवे की। तो हेडिंग रखिए एचएमपी पाथवे, हेडिंग रखेंगे एचएमपी पाथवे। अब ये एचएमपी पाथवे आखिर है क्या? व्हाट इज एचएमपी पाथवे? चलिए, सो नॉर्मली होता क्या है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। कैसे? जब सेल के अंदर वो एंटर करता है तो वहाँ पर होता है उसका मेटाबॉलिज्म, और उस पूरे प्रोसेस में क्या बनता है, एटीपी बनती है। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें हमेशा एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ रिड्यूसिंग पावर या फिर शुगर्स भी चाहिए होते हैं। और इसी शुगर के लिए एक अलग पाथवे एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एचएमपी पाथवे, राइट। तो हम लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एचएमपी पाथवे, एचएमपी, एच मीन्स हेक्सॉस, हेक्सॉस मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है इसकी फुल फॉर्म, हेक्सॉस मोनोफॉस्फेट पाथवे। या फिर हम इसे एचएमपी शंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे एचएमपी शंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको बोला जाता है। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये इसके कुछ अलग अलग नाम है जो हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में लिखा होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बताओ, राइट। तो अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एचएमपी का मतलब है हेक्सॉस मोनोफॉस्फेट पाथवे, या इसी का दूसरा नाम है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये मेजर पाथवे हमारा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का। इट इज अगेन अ पाथवे जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। सेकेंड मेजर पाथवे, राइट, हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। लेकिन यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पर होती हैं शुगर्स का प्रोडक्शन। यहाँ हमें मिलती हैं शुगर्स। क्लियर? जो मेन इसके अंदर चीज़ें बनेगी दैट इज रिड्यूसिंग शुगर्स। एक तो इसमें बनेगी मेनली मेनली टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इस पाथवे में मेनली टू प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले
पेंटोस शुगर, पेंटोस, टेट्रोस, ट्रायोस, याद है हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, हेक्सोस, पेंटोस, ट्रायोस, टेट्रोस, राइट, जहां पर जितने कार्बन उतना उसका नाम। टेट्रोस है तो 4, ट्राई है तो 3, पेंटोस है तो 5, हेक्सॉस है तो 6। इस तरीके से हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी। तो यहाँ पर मेनली पेंटोस शुगर बनेगी और क्या बनेगा, NADPH, NADPH। अब ये NADPH क्या है, सबसे पहले तो निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर। तो ये दो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो इस पूरे पाथवे में हमें मिलने वाले हैं। जैसे बाकी सब में तो हमें ग्लूकोज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें शुगर्स मिलेगी और NADPH मिलेगा, NADPH मिलेगा। NADPH क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब सबसे पहले बात करेंगे ये NADPH क्या होता है। भाई सिंपल है, जैसे अभी तक पीछे पाथवेज में हमने देखा था ना, हाइड्रोजिनेस रिएक्शंस हो रही थी, ATP रिड्यूस होके ADP बन रहा था, NADH हमने देखा था, इसी तरीके से रिड्यूस फॉर्म में NADPH मिलता है। यानी कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने वाला ही एक प्रोडक्ट है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देगा। क्लियर। पीछे लिख लेते हैं NADPH के बारे में। NADPH ये है क्या, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, दूसरों को दे देता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, सो ये तो बात हो गई, अभी तक हमने पाथवे को क्या बोला, इसमें बनेगा क्या। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कवर करनी है, जैसे कि लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये कहाँ पर होता है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे लोकेशन, एंड लोकेशन में आएगा साइटोसोल, साइटोसोल, राइट। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल में ये जो है होता है, राइट, साइटोसोल में होगा। नेक्स्ट इज कोएंजाइम, कोएंजाइम यानी जो रिडक्शन रिएक्शंस होगी वो कौन कराएगा, उस रिडक्शन रिएक्शंस को कराएगा NADP, NADP जो हमें रिड्यूस होके क्या देगा, NADPH, NADPH प्लस H, यानी अपना एक H ये दे देगा, अपना एक H ये दे देगा।
क्लियर। चलिए, अब इस पाथवे को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे फेजेस की। फेजेस, ये एचएमपी पाथवे दो फेजेस में होता है। एक है ऑक्सीडेटिव फेज, क्लियर। एक तो है ऑक्सीडेटिव फेज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव फेज, एंड नेक्स्ट इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें शुगर्स मिलेंगे। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, क्लियर। दो फेज हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव का सिंपली मतलब होता है जब किसी भी फेज में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जिस फेज में इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहीं और ट्रांसफर होते हैं उसे हम ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं, क्लियर। तो ये एचएमपी शंट या एचएमपी पाथवे हमारे दो फेज में होता है, पहला ऑक्सीडेटिव एंड दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव, क्लियर। नॉन ऑक्सीडेटिव में सिंपली कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर का रीअरेंजमेंट होता है, यानी उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, रीअरेंजमेंट होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का जो भी एक्सचेंज प्रोसेस है वो सारा हमारा ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर होगा, क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखेंगे कि ये एचएमपी पाथवे कहाँ कहाँ होता है। एचएमपी पाथवे, एचएमपी पाथवे कहाँ कहाँ पर होगा? सो मेजरली सारे ही टिश्यूज के अंदर ये होगा। मैनी टिश्यूज सच एज लीवर हो गया, आरबीसीज हो गया, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड हो गए। दिस पाथवे इज ऑपरेटिव इन मैनी टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज में होता है। मैनी टिश्यू जैसे आरबीसीज, देन लिवर में भी होगा, देन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में भी होगा। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, इसके अलावा टेस्टिस में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिस्कस किया है। चलिए, अब बात करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं एचएमपी पाथवे की, जिसको हमने क्या बोला? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोला। अब मैंने शुरू में आपको क्या बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ज़्यादातर हमने जो मेटाबॉलिज्म अभी तक पढ़े हैं वहाँ पर क्या हो रहा था? ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था या फिर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा था, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, क्लियर। अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें शुगर्स भी चाहिए, और वैसा ही एक पाथवे है हमारा एचएमपी शंट या एचएमपी पाथवे या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इसको लिख लो, एचएमपी शंट भी बोलते हैं, एचएमपी शंट भी है इसका एक नाम, क्लियर। अब मैंने बोला ये सेकंड मेजर पाथवे है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का, लेकिन मेनली इसमें क्या फॉर्म होगा? पेंटोज शुगर बनेगी और NADPH यानी इसका रिडक्शन होगा। NAD प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस फॉर्म में NADPH बना देगा, राइट, क्लियर यहाँ तक। फिर मैंने बोला ये साइटोसॉल में होता है। देन कोएंजाइम, इसकी हमने बात कर ली। देन मैंने बोला इस दो फेजेस में होगा, ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और नॉन ऑक्सीडेटिव में सिर्फ और सिर्फ शुगर का अरेंजमेंट होगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो शुगर रीअरेंजमेंट,
शुगर का रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। देन ये पाथवे ऑपरेटिव होता है बहुत सारे टिश्यूज़ में, आरबीसी में, लिवर में, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में, टेस्टिस में और एडिपोस टिश्यूज़ में। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पूरे पाथवे की। क्लियर। सो देखो जितने भी स्टेप्स हैं ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है, हम समझने पे ध्यान देंगे बिकॉज थोड़ा सा ये हमारा मुश्किल वाला पाथवे नहीं है। मुश्किल नहीं समझना, सोचना ही नहीं है मुश्किल है। चलो। सो इन ओवरऑल प्रोसेस जो हमारा एचएमपी का पूरा प्रोसेस है उसमें बनेगा क्या, उसमें ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होके हमें क्या मिल जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CO2 के और 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे पेंटोज के। मतलब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कितने ग्रुप हो गए, कितने कार्बन्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, 6 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना 6। ये 6 मॉलिक्यूल्स का जब रिएक्शन होगा तो हमें 6 मॉलिक्यूल शुगर की मिलेगी। कौन सी, पेंटोस। ये शुगर मिल गई, 6 मॉलिक्यूल मिल गए। क्लियर। अभी तक इतना ही समझेंगे कि 6, एक तो CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक हमें पेंटोस के 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जब रिएक्शन होगी, राइट, जैसे रिएक्शन होगी। सो ये तो ओवरऑल बात है कि एट लास्ट इस फेज में क्या होने वाला है, हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने वाले हैं और 6 मॉलिक्यूल पेंटोस के मिलने वाले हैं, राइट। और ये जो फिर पेंटोस बनेगी ना, ये जो पेंटोस शुगर बनेगी, इसका फिर रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जाके इसका रीअरेंजमेंट होगा। कैसे रीअरेंज होके पेंटोस से ये बन जाएगी 4 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पेंटोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, वो भी 4 मॉलिक्यूल, एंड 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। क्लियर। साथ ही साथ और क्या बनेगा, 2 ट्रायोस विल ऑल्सो फॉर्म, दस रीजनरेटिव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोसिस। तो चलो इतनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी। एट लास्ट क्या होने वाला है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हमें दे देंगे, 6 CO2 के मॉलिक्यूल और हमें पेंटोस के देंगे। फिर ये पेंटोस रीअरेंज होके हेक्सोस 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके हमें 5 मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। अभी बस इतना समझेंगे, लिखे हुए पे ज़्यादा फोकस अभी मत करो। जब हम स्टेप्स क्लियर कर लेंगे ना तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो अब चलते हैं सबसे पहला स्टेप। ठीक है, ये स्टेप तो आपको अच्छे से आता होगा, ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने ये पढ़ा था। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम की मदद से, हेक्सोकाइनेज। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में, बिल्कुल पहला स्टेप हमने यही पढ़ा था, है ना। तो ग्लूकोज चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किसने कराई ये रिएक्शन, हेक्सोकाइनेस में। हमें ये भी पता है हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होगा, प्लस हर रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, NADH, है ना, वो यूज़ होगा। ATP का यूज़ हो सकता है, या CO2 निकलेगी तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज एक्टिवेट होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और रिएक्शन कराई हेक्सोकाइनेस में, जिसमें ATP का ये यूज़ हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन में। मैंने क्या बोला, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन में, और ये रिएक्शन जो एंजाइम कराने वाला है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेस आएगा वहाँ वहाँ पर हमारे NADP का रिडक्शन होगा, यानी NADP रिड्यूस होके अपना एक H दे देगा, है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि सारी रिएक्शंस में लगभग ये हमें देखने को मिलने वाला है। इस पे ध्यान नहीं देंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन समझेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला था हमें, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। कैसे चेंज होगा, एक एंजाइम मदद करेगा, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेस आ रहा है तो इसका मतलब NADP का रिडक्शन होके NADPH प्लस H प्लस मिलेगा, यानी कि ये अपना एक H दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब होगा क्या, इस रिएक्शन में फर्दर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना ना, ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना देगा, यानी H2O यहाँ से चला जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये रिएक्शन समझ में आई।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। किसने कराई रिएक्शन? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ने कराई। डिहाइड्रोजिनेस है, इसका मतलब NADP का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होके हमें ये मिलेगा। फिर फर्दर ये 6 फॉस्फोग्लूकोनैक्टोन कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। कैसे? हाइड्रोलेस एंजाइम की मदद से। अभी तक इतना ही समझना है। चलो अब यहाँ क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, बिल्कुल। एंड सब्सिक्वेंटली ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है एंजाइम के द्वारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इस एंजाइम को किसने इंड्यूस किया? इंसुलिन। ये छोड़ दो, इंसुलिन का रोल अभी छोड़ देंगे। 6 फॉस्फेट चेंज हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में, और बाद में हमें मिल गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। कैसे मिला? इस एंजाइम की मदद से मिला। और इस प्रोसेस में NADP का रिडक्शन हुआ। और उस क्यों रिडक्शन हुआ? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। क्लियर? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब हमारे पास आया क्या? हमारे पास आ गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब इस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे ध्यान रखेंगे क्योंकि अगली रिएक्शन यहीं से शुरू होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये कुछ भी ध्यान नहीं देना क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करेंगे। ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट फर्दर चेंज हो जाएगा 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। मैं फिर से बोलती हूँ, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होगा 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। कैसे? फिर से एंजाइम मदद करेगा। कौन सा एंजाइम? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस ने ही यहाँ पर मदद करी। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है। हेक्सोस कन्वर्ट हो रहा है पेंटोस में। अब कैसे हो रहा है देखेंगे, कैसे कन्वर्ट हो रहा है पेंटोस में। देखो, इस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से हमारे पास 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट आ गया, जो कि अभी भी क्या है? हेक्सोस ही है। 6 ही है ना इसके पास, 6 मॉलिक्यूल। ये 6 अब 5 में कन्वर्ट होगा। कैसे? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। और हमें पता है जब भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है तो CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल गया यानी एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया, तो वो क्या बन गई? पेंटोस बन गई। तो पेंटोस फॉर्म कौन सी बनेगी? राइबुलोस 5 फॉस्फेट बनेगी। समझ आया? फिर से रिपीट करते हैं। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। कैसे? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से। डिहाइड्रोजिनेस है तो NADP का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया। अब फर्दर उसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, यानी कि CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल गया यानी 6 में से एक कार्बन मॉलिक्यूल चला गया, क्योंकि CO2 निकल गई। ये हमारी CO2 यहाँ निकल गई। 6 से 5 आ गए, यानी अब 5 वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंटोस बोलते हैं। तो क्या मिलेगा? उस पेंटोस का नाम है राइबुलोस 5 फॉस्फेट। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एंजाइम। इसने उसको एंजाइम को इसको ऑक्सीडाइज किया और 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट दे दिया। और इस रिएक्शन को इसमें ऑल्सो NADPH प्लस H+ का जनरेशन हुआ, क्योंकि रिड्यूस होगा ही होगा, डिहाइड्रोजिनेस है तो। सब्सिक्वेंटली साथ साथ ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीकार्बोक्सिलेस ने कार्बन को रिमूव कर दिया 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से, और CO2 निकल गई, जिसकी वजह से पेंटोस शुगर मिल गई। पेंटोस शुगर हमें मिल गई, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर मिल गया, जिसका नाम है राइबुलोस 5 फॉस्फोटेट। जिसका क्या नाम है? राइबुलोस 5 फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर? पिछली रिएक्शन में 6 तक पढ़ा था, अब आखिरी में हमारे पास राइबुलोस 5 फॉस्फेट आ गया। अब ये 5 फॉस्फेट आगे फर्दर कन्वर्ट होगा। अब देखो, यहाँ तक तो ऑक्सीडेटिव फेज चल रहा था। ऑक्सीडेटिव फेज मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। अब क्या होगा? अब ये जो शुगर मिल गई ना हमें पेंटोस, इसकी रीअरेंजमेंट होगी। सिर्फ और 6 स्ट्रक्चर्स बदलेगा, अरेंजमेंट होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है शुरू हो गया। तो चलिए नॉन ऑक्सीडेटिव फेज देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। देखो, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में शुगर रीअरेंजमेंट हो रही है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये सेकेंड स्टेज होती है हमारे HMP शंट की। तो हमारे पास क्या आ गया? राइबुलोस 5 फॉस्फेट आ गया। ये अब क्या करेगा? इसकी फर्दर चेंजेस होंगे और ये अदर पेंटोस बनाएगा। कैसे? ये राइबुलोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होके हमें 2 चीज़ें बना के देगा, 2 प्रोडक्ट देगा। एक तो देगा राइबोस 5 फॉस्फेट, एक देगा जाइलुलोस 5 फॉस्फेट। 2 देगा, तो दोनों के लिए अलग हमारे पास एंजाइम है। कीटो आइसोमरेज तो कराएगा राइबोस 5 फॉस्फेट, और एपीमरेज कराएगा जाइलुलोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला? अब ये जो पेंटोस बनी थी इसका रीअरेंजमेंट होके हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक राइबोस और एक जाइलुलोस। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है।
राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा राइबोस के अंदर, राइबोस 5 फॉस्फेट बना देगा। कैसे? एक एंजाइम उसकी मदद करेगा जिसका नाम है राइबोस 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। देन दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, जो कि कौन सा एंजाइम बनाएगा? राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज। जहां पर भी आइसोमरेज एपीमरेज आ रहा है, इसका मतलब आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन विच सिंपली मीन्स कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन यानी कि स्ट्रक्चर बदल रहा है ना, रीअरेंजमेंट हो रही है शुगर की। तो दो चीज़ें मिल गई। अब आगे बढ़े, दो प्रोडक्ट मिल गए, दोनों का नाम याद रहेगा। अब हमें दो चीज़ें मिली थी, राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब क्या होगा? अब फर्दर रिएक्शन होके हमें मिल जाएगा सीडोहिपैटुलोज और ग्लिसरल्डिहाइड। अब अगर आपको याद हो, शुरुआत में मैंने क्या बताया था? यही तो बताया था, ग्लिसरल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन स्केलेटन ऑफ द टू पेंटोस आर रीअरेंज्ड एंड इन दिस प्रोसेस टू पेंटोस आर कन्वर्टेड टू हेक्सोस एंड टेट्रोस। चलो इस पे ध्यान नहीं देना। फर्स्टली ट्रांसकेलेटोस ट्रांसफर्स अ कीटोल ग्रुप। देखो सबसे पहले एंजाइम आएगा, उसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। ये ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा? कीटोल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, यानी अपने पहले दो कार्बन एटम जाइलुलोज से हटा करके ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, फर्स्ट टू कार्बन एटम फ्रॉम जाइलुलोज 5 फॉस्फेट टू राइबुलोज। इसका मतलब क्या हुआ? इस ट्रांसकीटोलेज ने दो कार्बन्स को शिफ्ट करा दिया राइबोस 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में, और बना के क्या दिया? सीडोहिपैटुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, दो चीज़ें बनाई। बोला क्या? मैं फिर से बताती हूँ। एक एंजाइम आया ट्रांसकीटोलेज, इस एंजाइम ने क्या करा? इस एंजाइम ने कीटोल ग्रुप दे दिया, यानी दो कार्बन आइटम हटा दिए अपने। कहाँ से? राइबोस 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज पे, और हमें बना के क्या दिया? दो चीज़ें। एक तो सीडो हिपैटुलोज बना के दिया, एक हमें बना के दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब फर्दर यहाँ तक क्लियर है। अब फर्दर फिर से एक और एंजाइम आया, ये फिर से एंजाइम आया। कलर चेंज करते हैं। ये पहला एंजाइम था, ये सेकेंड एंजाइम आया। ये आया दूसरा एंजाइम जिसका नाम है ट्रांस एल्डोलेस। ट्रांस एल्डोलेस आया, वो कीटोलेस था। कीटोलेस मतलब कीटो ग्रुप, एल्डोस मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कीटोल एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो अब आया ट्रांस एल्डोस एंजाइम, इसने कन्वर्ट करा दिया इस सीडोहिपैटुलोस और ग्लिसरल्डिहाइड को। इसने दिया एथरोज 4 फॉस्फेट प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर? तो हुआ क्या? सब्सिक्वेंटली एल्डोल ग्रुप आया, उस एल्डोल ग्रुप ने 3 कार्बन एटम्स को निकाल के ट्रांसफर कर दिया एंजाइम से। कौन से एंजाइम की हेल्प ली? ट्रांस एल्डोलेस की हेल्प की, और सीडोहिपैटुलोज 7 फॉस्फेट से और ग्लिसरल्डी से निकाल करके हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? लग रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। इसका थोड़ा मैकेनिज्म ही ऐसा है, क्योंकि शुगर की रीअरेंजमेंट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो सकता है। बट इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके पार्ट्स में पढ़ रहे हैं हम, ताकि हमें समझ में आ जाए। चलिए फिर से बात करेंगे। मैंने बोला राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, एक एंजाइम आया ट्रांसकीटोलेज। कीटो है तो कीटोन ग्रुप के दो कार्बन एटम हटा के हमें दो चीज़ देगा। ये क्या देगा? सीडोहिपैटुलोज 7 फॉस्फेट देगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देगा। क्लियर? समझ में आया? इसने कीटोल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, पहले दो कार्बन आइटम को ट्रांसफर कर दिया इसने। ठीक है, अब क्या हुआ? अब फर्दर फिर एक और एंजाइम आया ट्रांस एल्डोलेस, इसने फिर से अपने 3 कार्बन आइटम को ट्रांसफर कर दिया इस जगह से, और क्या बना के दिया हमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दिया और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दिया। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आएंगे लास्ट स्टेप पे। देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, बहुत बड़ा नहीं है ये। ठीक है, इसके लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं। अब फाइनली हमारे पास ये फॉर्म हो गए थे, है ना? फाइनली हमारे पास ये एर्थरोस और फ्रक्टोस फॉर्म हुए थे। तो अब होगा क्या? एक एंजाइम आएगा ट्रांसकीटोलेज, उसने अपने कीटोल ग्रुप ट्रांसफर करे थे, है ना, और बनाया था एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा पेंटोस टेट्रोस में, यानी कि
ओवरऑल सिंपल वही स्टेप है जो पीछे हमने पढ़ा था, फाइनली हमें ये मिला था ना, तो वही यहाँ पर उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। क्लियर? तो इन शॉर्ट हमें लास्ट में क्या मिल गया, एक तो हमें पेंटोस मिल गई और टेट्रोस, उन दोनों का कन्वर्जन होगा, पेंटोस हेक्सोस में बदल गया, टेट्रोस ट्रायोस में बदल गया, पेंटोस हेक्सोस में बदला और टेट्रोस ट्रायोस में बदला, यानी 4 से 3, यहाँ 5 से 6। ठीक है, कैसे देखो, जाइलुलोज 5 था, पेंटोस था, उससे हमें फ्रक्टोस मिल जाएगा, एंड एरिथ्रोवाइट 5 था, उससे हमें ग्लिसरल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला था, अगर हम बिल्कुल पहले चलें, बिल्कुल ओवरऑल जहाँ पे मैंने बताया था कि हमें क्या मिल रहा है, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के यूटिलाइज होके क्या मिलेगा, 6 तो 6CO2, 6 मॉलिक्यूल पेंटोस के, फर्दर 2 ट्रायोस मिलेंगे, है ना, यही तो बताया था, और ग्लिसरल्डिहाइड मिलेगा, तो वही तो हमें मिला। क्लियर? तो एक बार हम ओवरऑल पाथवे देखते हैं, पूरी रिएक्शन एक साथ, अब हमने तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा था, पूरी रिएक्शन एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले ग्लूकोज फॉस्फेट आया, कन्वर्ट हो गया वो हमारे 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, 6 फॉस्फेट कैसे मिला वो तो हमें पता ही है, हेक्सोकाइनेस से। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में बना, वहां पर ये इसका रिडक्शन भी हुआ NADPH का, कि हाइड्रोजनेस आया वहां पर, देन H2 निकल के हमें पास आ गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फर्दर रिएक्शन हुई, उससे हमें मिला 5 राइबुलोज 5 फॉस्फेट, फिर इसमें हुई स्ट्रक्चरल चेंजेस, है ना, इसके बाद हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लेना देना था, एक्सचेंज और ट्रांसफर था, वो यहीं तक था, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव फेज था। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हुआ, यानी रीअरेंजमेंट शुरू हो गया, तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई, हमें मिला स्यूडो हिपैटुलोज जो बदल गया इसमें, और जाइलुलोज भी चेंज हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ग्लिसरल्डिहाइड और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यही है हमारा HMP पाथवे। क्या नाम है इसका, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, क्योंकि पूरा का पूरा जो रीअरेंजमेंट है वो पेंटोस ही हो रहा है। क्लियर है? कुछ समझ आया? देखो इतना बड़ा स्टेप नहीं है, इतनी बड़ी साइकिल नहीं है, ये वाला पार्ट तो हमें अच्छे से पता ही है। ओवरऑल रिएक्शन में लास्ट में हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये लास्ट स्टेप में ओवरऑल क्या मिल रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल इसके, 12 CO2, देन पेंटोस एंड हेक्सोस। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप हमें पता ही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है, फिर फर्दर इस 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में एंजाइम ने, फिर वहीं पर कार्बोक्सिलेशन हुई और हमें मिल गया 6,5 ग्लूकोज, देन कार्बोक्सिलेशन होके राइबुलोस मिला, इस राइबुलोस की फिर अरेंजमेंट होगी, एक बार शुगर फॉर्म होगी तो अरेंजमेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेना देना अब खत्म हो गया, तो ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हुआ, एंड लास्ट में हमें मिल गया ग्लिसरल्डिहाइड एंड फ्रक्टोस। क्लियर? चलिए, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये HMP करता क्या है, क्या क्यों ज़रूरत है इस पाथवे को पढ़ने की, तो बात करेंगे इसकी। देखो सबसे पहले तो इसमें जनरेशन हो रही है NADPH की, है ना, यहीं से तो NADPH आ रहा है, NADP रिड्यूस होके बनाना है ना, तो 2 NADP आर रिड्यूस टू NADPH पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन HMP पाथवे। ये NADPH ही हमारे काम का है, ये NADPH हम यूज़ करते हैं बहुत सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, सो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है, मेनली फैटी एसिड का सिंथेसिस करवाता है और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना कार्बोहाइड्रेट के बाद, लिपिड्स का ही है, वहाँ पर हम फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये NADPH की मदद से ही फैटी एसिड बन रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ठीक है। देन पेंटोस, ये सोर्स ऑफ पेंटोस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से तो हमें सारी शुगर मिल रही है जो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, यानी कि अगर ये HMP पाथवे नहीं होगा तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पेंटोस चाहिए, और ये पेंटोस कहाँ से मिली, HMP नहीं तो दी, कैसे दी, ऐसे दी, जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा है पीछे ना। नेक्स्ट इज एक और सिग्निफिकेंस है, ये तो लीवर में था, RBCs में, अब हम बात करेंगे RBC की। RBC में कैसे हेल्प की, NADPH
क्या होता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, राइट। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज में, तो उसकी वजह से H2O2 जो है डिक्रीज हो जाएगी, वो प्रेजेंट होगी, और वो उनकी लाइफ स्पैन को कम कर देती है, यानी आरबीसीज की लाइफ स्पैन को कम कर देती है। अगर हमारा NADPH नहीं होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी, H2O2 डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, यानी कि टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और जब वो आरबीसीज में टॉक्सिसिटी करेगा तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा और जल्दी जल्दी आरबीसीज टूटने लग जाएंगी, यानी कि उसका हिमोलिसिस होगा। तो अगर हमें आरबीसी के टूटने को बचाना है, लाइफ स्पैन को बड़ा करना है, तो हमें ये NADPH की ज़रूरत है, और ये कहाँ से आएगा, ये HMP पाथवे से आएगा। क्लियर। चलिए, सो ये था हमारा HMP पाथवे, राइट। ये हमने अभी तक कवर किया HMP पाथवे, यहाँ तक हमारी बात हुई HMP पाथवे। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ रह गई है हमारी इसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, है ना। देखो, ग्लूकोज तो वाइडली अवेलेबल मोनोसेक्राइड है हमारा, ये तो हमें पता है। फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज भी बहुत ज़रूरी फ्यूल है। अभी तक तो हम सिर्फ ग्लूकोज 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 की बात कर रहे थे, तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी तो हैं हमारे पास। क्या उनका पाथवे नहीं चाहिए हमें, या उनके पाथवे के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। वो भी तो चाहिए हमें, क्योंकि अगर उसका हम नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट फ्यूल है, वो भी इम्पोर्टेंट फ्यूल है, एंड कैन बी फनल्ड इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? अभी तक तो हमने सिर्फ ग्लूकोज की कहानी ही जानी है, तो इसका तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रक्टोज कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है। फ्रक्टोज एंटर करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में दो तरीके से, दो रास्ते हैं जहाँ से ये घुसेगा। कहाँ कहाँ से? वैसे तो मोस्टली इंजेस्ट हो जाता है फ्रक्टोज, जो भी हमने फ्रक्टोज खाया वो मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर में। कैसे? फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट पाथवे को यूज करके। हमें पता है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज की मदद से। इसी के बाद तो फ्रक्टोज 1 का फॉर्मेशन होता है ना। ये फर्दर टूट के क्या मिलती है? फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बाय फ्रक्टोकाइनेज। क्या सबको याद है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप? अगर याद है तो ये इजीली समझ आ जाएगा। चलिए, तो फ्रक्टोज 1 बाई बिसफॉस्फोनेट बनता है ना वहाँ पे, और उससे से उसका फिर फर्दर क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट मिलता है ये देन स्प्लिट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड में और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, राइट। देखो, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट टूटा, टूटा कैसे? पहले वो बना इस मेथड से जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, राइट। फिर ये ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो मिला, ये फर्दर स्प्लिट होकर दो चीज़ें देगा, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। फर्दर एल्डोल ग्रुप भी यहाँ से कैटलाइज हो जाएगा। ये छोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल अभी समझो। एल्डोस यहाँ पर मदद करेगा रिएक्शन कराने में, फ्रक्टोज 1 से बिसफॉस्फेटेज को कन्वर्ट करा देगा, तोड़ देगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट में। ये सबको पता होगा, ग्लाइकोलिसिस में ये भी हमने डिस्कस किया है। देन ये ग्लिसरैल्डिहाइड फिर उसके अंदर फिर से फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है ट्रायोस काइनेज के थ्रू, और ये बना देता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, जो कि ये ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है। क्लियर। एंड बाकी सारे टिश्यूज में फ्रक्टोज कैन बी फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। क्लियर। तो ये फ्रक्टोज को कन्वर्ट करा दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये रिएक्शन कराने वाला कौन है? वही हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब एक डिसऑर्डर की बात करते हैं, फ्रक्टोज इनटॉलरेंस। फ्रक्टोज इनटॉलरेंस मतलब हेरिडिटरी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस एक तरीके की डिजीज या डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लूकोज में, क्योंकि डिफेक्ट होता है जीन में। एक जीन होती है, जीन एनकोडिंग फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोस, ये जीन का नाम है। इस जीन के अंदर डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर। जिसकी वजह से फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, यानी कि कोई भी अगर खाएगा, डाइजेस्ट मतलब डाइट के अंदर फ्रक्टोज लेगा तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा।
क्लियर। सो इस ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कि फ्रक्टोज फ्री डाइट वो खाए। क्लियर। एक डिसऑर्डर है, बस इतना याद रखो, फ्रक्टोज का इंटॉलरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जीन चाहिए इसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसमें डिफेक्ट होता है। तो जिस भी पर्सन को फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस भी सुना होगा, ग्लूटेन का भी सुना होगा, ऐसे ही फ्रक्टोज का भी होता है। चलिए, देन नेक्स्ट रहता है हमारा गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म। सो गैलेक्टोज कन्वर्ट होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में। कैसे? एंजाइम है जो इसकी मदद करता है, उसका नाम है गैलेक्टोकाइनेस। गैलेक्टो सिंपल रिएक्शन, गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में। कौन कराता है ये रिएक्शन? गैलेक्टोकाइनेस, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए हमें एंजाइम चाहिए। ये करा दी इसने, कन्वर्जन करा दिया। अब क्या होगा? ये जो गैलेक्टोज मिला, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, इसका फर्दर कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, साथ ही साथ यूडीपी गैलेक्टोज। अब ये यूडीपी क्या है? व्हाट इज दिस यूडीपी? भाई जैसे एटीपी जीटीपी पढ़ रहे थे, ऐसे ही ये भी है, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यूडीपी सेम है, इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर लग जाएगा यूरिडिल ग्रुप। कैसे लग जाएगा? यूडीपी की मदद से। जैसे एटीपी है, एडीपी है, वैसे यूटीपी और यूडीपी है, राइट। इस रिएक्शन को कराएगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज, जो इसको कन्वर्ट करा देगा और दो चीजें बनाएगा, यूडीपी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सिंपल रिएक्शंस। देन फर्दर इस यूडीपी गैलेक्टोज का कन्वर्जन हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज में। ये यूडीपी गैलेक्टोज टूट कर यूडीपी ग्लूकोज बनेगा, और एंजाइम जो हेल्प करेगा उसका नाम है यूडीपी गैलेक्टोज 4 एपीमरेस, यानी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज। क्लियर। तो इसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। यूडीपी गैलेक्टोज इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ गैलेक्टोसिलेट रेजिड्यू इन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोजन इफ द अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज इन डाइट इज इनएडिक्वेट टू मीट दीज डिमांड्स। ठीक है, सिंपल रिएक्शन, जस्ट रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। फाइनली हम आ गए समरी पे। तो लग रहा होगा मैम ये वाला बहुत डिफिकल्ट था, कुछ समझ नहीं आया, है ना? लग सकता है। एचएमपी पाथवे थोड़ा सा अलग है बाकियों से, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस क्लियर है ना, तो बहुत सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको समस्या आएगी ही नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है जहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज आ रही है, यानी कि शुगर का रीअरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ भी आप बस रिएक्शंस को समझ लो, रिएक्शंस को बना बना के प्रैक्टिस करो, अच्छे से याद हो जाएगा। बस इतना याद रखो, रिएक्शन क्या है, एंजाइम क्या है, बस एक्सप्लेनेशन आप अपने आप बना लोगे। क्लियर। सो आई होप आपको ये एचएमपी पाथवे और मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज क्लियर हुआ होगा। सो इस मेटाबॉलिज्म के साथ हमारे सारे पाथवेज हो जाते हैं कवर। क्लियर। सो ओवरऑल हमने ग्लूकोज के सारे मेटाबॉलिज्म पाथवेज कवर कर लिए। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ लिया, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने एचएमपी पढ़ लिया, हमने टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल पढ़ ली। ये सारे ही पाथवे हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के थे, एंड आई होप सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस, वैसे भी अगर ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया तो ये सारे पाथवे फिर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बहुत ईजी है, वो भी आ सकता है पेपर में। अब तो हम एक बार बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दी पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, या एक्सप्लेन दी पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, या एक्सप्लेन दी पाथवे ऑफ क्रेब्स साइकिल। इस तरीके से डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और कैसे लिखना है, हर पीपीटी में मैंने आपको दोनों तरीके के नोट दिए, हैंड रिटन भी दिए हैं और दूसरे वाले भी दिए हैं जो कि मैंने ही बनाए हैं, है ना। कैसे लिखोगे वो भी बताया है मैंने। वही पूरा पाथवे एज इट इज़ जो नोट्स में है ना, वो लिख दो, आपको और
कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। जो मैंने आपको पाथवेज में लिखवाया है दैट इज़ मोर देन इनफ, उसको पढ़ लो, आपको फिर बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफ नोट्स हैं। लेकिन ये रिएक्शंस आपको बनानी पड़ेंगी और याद करने का यही तरीका है, पाथवेज को रिवाइज करते रहो। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप ब्लड शुगर रेगुलेशन की बात करेंगे हम, और उसके बाद बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की, और इसके डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। क्लियर? तो सिर्फ 2 क्लास और फिर आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड चैप्टर खत्म, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग लिपिड्स। तो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज ये पाथवेज आपको याद नहीं रहेंगे। थैंक यू।